बच्चों, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों को हम समझ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 3 विधियों को समझा था। पहली थी परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, दूसरी थी समान प्रारूप विधि, तीसरी थी अर्धविच्छेद विधि और हमारी नेक्स्ट जो आज हम लेंगे वो है तर्क युक्त समानता विधि। तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की तर्क युक्त समानता विधि को हम कूडर रिचर्डसन विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विधि है इसमें परीक्षण के विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध एवं पदों का समस्त परीक्षण से सह संबंध ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब है कि जो परीक्षण में प्रश्न हैं या पद हैं उनका प्रत्येक पद का प्रत्येक दूसरे के साथ संबंध तथा प्रत्येक पद का संपूर्ण परीक्षण के साथ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, जिसे हम आंतरिक संगति गुणांक के नाम से उसको व्यक्त करते हैं। तो इस विधि के प्रयोग की जो मुख्य एजम्पशंस है या मान्यता है वो ये है कि परीक्षण में शामिल होने वाले समस्त पद मनोवैज्ञानिक रूप से समजातीय होने चाहिए, यानी एक ही जाति के प्रश्न जो है वो परीक्षण में शामिल होने चाहिए। अर्थात परीक्षण के प्रत्येक पद को योग्यताओं, शील गुणों, तत्वों का मापन उसी अनुपात में करना चाहिए जिस अनुपात में अन्य पद करते हैं, और इसी को हम आंतरिक संगति का नाम देते हैं या उसको आंतरिक संगति कहते हैं। और इस विधि की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें परीक्षण का प्रत्येक पद उच्च सहसंबंध रखता है, किंतु यदि पदों के मध्य समजातीयता नहीं है तो ये विधि जो है लो रिलायबिलिटी को व्यक्त करेगी। तो कूडर रिचर्डसन ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसको हम कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला नंबर 20 के नाम से जानते हैं। तो उनका फॉर्मूला है R11 इज इक्वल टू n/n-1 इंटू वेरियंस टी माइनस सिग्मा पी क्यू ओवर वेरियंस टी। तो R11 जैसा कि हम जानते हैं परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक, n इज इक्वल टू संपूर्ण पदों की योग संख्या यानी टोटल नंबर, और SD का साइन है तो संपूर्ण परीक्षण के जो स्कोर्स हैं उनका SD ज्ञात करना। P से हमारा मतलब है प्रत्येक पद पास करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, Q से हमारा मतलब है प्रत्येक पद पास न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, और सिग्मा PQ के गुणा का योग, यानी P को Q से गुणा करेंगे और उसका टोटल करेंगे तो वो सिग्मा PQ कहलाएगा। तो जो ये विधि है इसके द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो परीक्षार्थी है उसकी हम परीक्षा लेंगे और उसे अंक प्रदान करेंगे। फिर वो जो स्कोर्स आएंगे उनका हम मानक विचलन ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि जो संपूर्ण परीक्षार्थी वर्ग है उसमें से वर्ग ने प्रत्येक पद को किस किस अनुपात में सही या गलत हल किया है। तो इनको हम P और Q से प्रकट करेंगे और फिर P को Q से गुणा करके जो आइटम है, जो प्रत्येक पद है, उसके लिए हम P और Q का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको जो है ना हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो टोटल आइटम है वो है 100 और जो मानक विचलन है वो है 12 और सिग्मा PQ की हमने गणना कर ली तो उसका जो मान है वो है 10। तो हम विश्वसनीयता गुणांक जब निकालेंगे तो फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो है R11 इज इक्वल टू n/n-1। तो n हमारे कितने हैं 100 अपॉन n-1 अपॉन 100-1 इंटू वेरियंस टी। हमारा जो फार्मूला है उसमें वेरियंस टी, तो वेरियंस जो है वो SD का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वेरियंस कहलाता है। तो वो हमारा है वेरियंस टी जो है वो हमारा दिया हुआ है 12। तो जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 माइनस 10। हमारा PQ का मान कितना है 10 और डिवाइडेड बाय वेरियंस टी यानी 144। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.94, यानी विश्वसनीयता गुणांक अधिक है और ये परीक्षण विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि 0.94 जो वैल्यू है वो हायर साइड में है, इसलिए जो हमारा विश्वसनीयता गुणांक है वो अधिक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी। तो
विश्वसनीयता जो हम ज्ञात करते हैं वो इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी से भी ज्ञात करते हैं, जिसको हम विश्वसनीयता सूचकांक या विश्वसनीयता देशनांक के नाम से जानते हैं। तो किसी भी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्त प्राप्तांक तथा सत्य प्राप्तांक के मध्य कोरिलेशन को इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी कहते हैं, और जो ये प्रकट करती है कि किसी परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों तथा सत्य प्राप्तांकों के मध्य कितना अंतर है। और इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लगाएंगे R1 इज इक्वल टू √R11। तो R1 को हम जो प्रकट करेंगे वो है इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी या प्राप्त और सत्य प्राप्तांकों का कोरिलेशन, और R11 विश्वसनीयता गुणांक। तो यदि R1 विश्वसनीयता गुणांक को हम जो है ना इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी से ही संबोधित करते हैं, तो R1 इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी। इसको हम एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक परीक्षण का जो R11 है वो 0.72 है, और उसका जो इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी है तो वो होगी √0.72। तो जब हम अंडर निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 0.85। तो चूंकि ये हायर साइड में है, इसलिए ये प्रकट करती है कि जो परीक्षण प्राप्तांकों की निर्भरता का मापन है वो प्राप्त प्राप्तांकों तथा सत्य प्राप्तांकों से कितना श्रेष्ठ है। यानी कि जो वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिलायबिलिटी है वो अधिक है। उस परीक्षण में जो पद शामिल हैं उनके लिए जो रिलायबिलिटी है वो बहुत अधिक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, मापन की मानक त्रुटि। तो किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को मापन की मानक त्रुटि से भी ज्ञात किया जाता है, और इसे ही हम इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी ये अनुमान लगाया जाता है कि किसी परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों का उनके साथ सत्य प्राप्तांकों से कितना विचलन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मापन की मानक त्रुटि ये व्यक्त करती है कि जो ऑब्टेन्ड स्कोर्स हैं तथा जो ट्रू स्कोर्स हैं उनके मध्य कितना अंतर है। तो किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यक्ति का ट्रू स्कोर वो मूल्य है जो अवसर कारकों या अन्य मापन त्रुटियों से फ्री रहता है, मुक्त रहता है। और व्यक्ति का जो ट्रू स्कोर है वो एक मापन से दूसरे मापन तक स्थिर रहता है, क्योंकि आज हम मापन करें 10 दिन बाद करें, जो उसके सत्य प्राप्तांक हैं वो लगभग स्थिर होते हैं, और जो ऑब्टेन्ड स्कोर्स हैं, जो प्राप्त किए गए प्राप्तांक हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट का जो सूत्र है वो है SEM इज इक्वल टू ST इंटू √1 - R11। तो SEM को हमने प्रकट किया मापन की मानक त्रुटि, ST को हमने प्रकट किया प्राप्त प्राप्तांकों के वितरण का मानक विचलन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। जितने भी हमने ऑब्टेन्ड स्कोर्स हैं उनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जिसको हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, और R11 विश्वसनीयता गुणांक। तो इस तरह से ये सूत्र है। हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि R11 मान लीजिए हमारे पास 0.85 है और SD का मूल्य जो है वो 15 है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट जो है सूत्र में हम रखेंगे तो वो होगा 15 इंटू √1 - 0.85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगी 5.80। यानी हम ये कह सकते हैं कि मापन की मानक त्रुटि विश्वसनीयता गुणांक एवं मानक विचलन पर आधारित है। परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक जितना अधिक होगा, मापन की मानक त्रुटि उतनी ही कम होगी। तो जो मापन की मानक त्रुटि है और जो विश्वसनीयता गुणांक है, उनका हम अगर सहसंबंध देखें तो जो मापन की मानक त्रुटि और विश्वसनीयता गुणांक है वो विरोधगामी संबंधित हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं। जैसे जैसे विश्वसनीयता गुणांक बढ़ता जाता है, मापन की मानक त्रुटि कम होती जाती है, क्योंकि विश्वसनीयता की जो रेंज है वो -1 से +1 तक है। 1 से अधिक अगर हमारी वैल्यू है तो जो है ना विश्वसनीयता, जो हमारा आंसर है वो गलत है। तो हमेशा विश्वसनीयता पॉइंट्स में आती है, तो जितनी हायर साइड होगी उतनी ही अधिक विश्वसनीयता होगी। और अगर एक वैल्यू आती है, हमारा कोरिलेशन जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका 1 हमारा आंसर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो संपूर्ण विश्वसनीयता है परीक्षण की या पदों की, और जो त्रुटि है उसमें बिल्कुल 0 है।
तो मापन की जो विश्वसनीयता गुणांक यदि 1 है तो मापन की मानक त्रुटि जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट वो क्या होगी, 0 होगी। यानी अधिक विश्वसनीयता का होना इस बात का द्योतक है कि सत्य प्राप्तांकों का अनुमान अधिक शुद्ध है और जो अवसर तत्व हैं उनके कारण सत्य प्राप्तांकों का जो विचलन है वो कम है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट एक मेथड है, एक विधि है जिससे हम मापन की मानक त्रुटि के आधार पर विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा मेथड है वो है प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की संभाव्य त्रुटि। तो गुड एनफ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको अपने शब्दों में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या की विचलनशीलता का अनुमान है वो जनसंख्या के सैंपल पर आधारित होता है जिसे संभाव्य त्रुटि द्वारा व्यक्त किया जाता है, और जो संभाव्य त्रुटि है उसका जो मूल्य है वो 0.6745 होता है। तो संभाव्य त्रुटि ज्ञात करने में उन वेरिएबल्स और उन अवसर त्रुटियों के प्रभाव को ये प्रकट करती है जो ट्रू स्कोर से संबंधित प्राप्त प्राप्तांकों के विचलन में होती है। तो मापन की जो संभाव्य त्रुटि है वो जितनी कम होगी परीक्षण की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी। तो इस तरह से ये विधियाँ थी जो हमने विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए पढ़ी। तो इन सभी विधियों को हमने डिटेल में समझा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो बात है जो समझने वाली, जो हमारे सिलेबस में मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी दिए हुए हैं। तो जो टाइप्स हैं उसमें हम ये 4 टाइप्स लिखेंगे। पहला था हमारा परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। जो हमने विधियां पढ़ी उसमें जो स्टार्टिंग की 4 विधियां थी उनको हम टाइप्स में ही लिखेंगे। तो परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, समान प्रारूप विश्वसनीयता, तर्कयुक्त समानता विश्वसनीयता और अर्धविच्छेद विश्वसनीयता। तो हम टाइप्स में इनको एक्सप्लेन कर देंगे और टाइप्स में हमें बहुत जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइप्स आ जाएं तो हम ये चारों पॉइंट्स को टाइप्स में देंगे। और हम इसी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हम बार बार विश्वसनीयता गुणांक की बात हम कर रहे हैं, तो ये विश्वसनीयता गुणांक एक्चुअल में होता क्या है। तो विश्वसनीयता गुणांक वो आंकिक सूचक है, न्यूमेरिकल इंडेक्स है, जो 2 मापों के मध्य कोरिलेशन या मानक या संभाव्य त्रुटि के द्वारा उन मापों की विश्वसनीयता को प्रकट करता है। तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की भिन्न भिन्न विधियों में हम इसको भिन्न भिन्न नामों से पढ़ चुके हैं। जैसे हमने टेस्ट, रीटेस्ट या पुनर्परीक्षण जो विधि थी उसमें हमने स्थिर गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंसी, जो अर्धविच्छेद और तर्कयुक्त समानता विधि थी उसमें हम आंतरिक संगति गुणांक, तथा अन्य विधियां जैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट में हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट और प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो विश्वसनीयता गुणांक क्या होता है, ये हमारे शॉर्ट आंसर्स में जैसे 20 शब्दों में लिखिए तो हमें इसको पढ़ना होगा। तो इस तरह से बच्चों कुल मिलाकर हमारा जो रिलायबिलिटी का चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।